नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल ब्राइट ब्रेन पर। कैसी चल रही है तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। और बेहतर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। साथियों, पिछली क्लास में हमने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का जो पेपर सेकंड है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है, उस पर हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। फटाफट देखिए, विजिबिलिटी क्लियर आपको बोर्ड पे दिख पा रहा है? ठीक है। अगर कोई भी आपको इस वीडियो से संबंधित इशू हो तो साथियों बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए ताकि आपके चयन में हेल्प हो सके, सहायता हो सके। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। इसलिए बीच में नहीं बैठना है, कंटिन्यूटी करनी है अपने को, पढ़ाई निरंतर करनी है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना गवाएं, प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली क्लास में अकाउंट्स के टाइप, खातों के प्रकार पढ़े थे। व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते, नाम मात्र के खाते। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं हम उस पर कि व्यक्तिगत खाते जो व्यक्तियों के नाम से होते हैं, राम, श्याम, मदन, गोपाल, डेटर, क्रेटर। उसमें यदि कोई फिजिकल व्यक्ति है, राम, श्याम कोई, तो उसका क्या हो जाएगा? वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यदि ड्राइंग कैपिटल है, उसको भी हम पर्सनल अकाउंट में ले जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहाँ होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग या अक्रूड एसेट्स के जो अकाउंट होते हैं, हमारी अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, बकाया किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब क्या होंगे? हमारे किस में आएंगे? पर्सनल में आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। इज दैट क्लियर? ठीक है। वस्तुगत खाते कौन से होंगे हमारे? वस्तुगत खाते होंगे संपत्तियों के खाते, जिनके खाते के शेष बैलेंस शीट में जाते हैं। तो व्यक्तिगत और वस्तुगत खातों के शेष तो कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं, बंद नहीं होते। और नाम मात्र के खाते जो हमारे होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, अप्रत्यक्ष खर्चे, प्रत्यक्ष खर्चे, जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। सैलरी, वेजेज, ऑक्ट्रॉय, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, वेजेज, लेबर चार्ज, जो भी हमारे खर्चे हैं वो हमारे बंद हो जाते हैं। किससे? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस से। ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट। चलिए, इतना काफ़ी है। अब हम आज डिस्कस करते हैं, जब व्यवसाय में लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें जनरल पुस्तक जो हमारी है रोजनामचा, उसमें हम नहीं कर सकते लेखा। तो हम क्या करते हैं? सुविधा के लिए सब्सिडरी बुक रखते हैं, सहायक बहियाँ रखते हैं। तो सब्सिडरी बुक कितने टाइप की होती है? 8 प्रकार है सब्सिडरी बुक के। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बीपी, जनरल प्रॉपर। कौन से लेन देन किस बही में आएंगे, ये आपको ध्यान से सुनना है। बहुत कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल है। कैश बुक नाम से स्पष्ट है, जहाँ लेन देन नगद में हुआ, पैसा आ रहा है, कुछ भी खरीदें, कुछ भी बेचें, किसी चीज़ का खर्चा चुकाएं, नगद में हो रहा है तो कैश बुक में आएगा। नगद में नहीं हो रहा, उधार में हो रहा है। अब उधार में माल हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो खरीदेंगे माल उधार में तो परचेज बुक में। तो पहले हम कैश बुक को क्लियर करते हैं। कैश बुक में कोई भी खर्चा नगद भुगतान कर दिया, कोई भी हमें इनकम प्राप्त हो गई, कोई संपत्ति नगद खरीदी, कोई दायित्व का भुगतान कर दिया, माल नगद खरीदा, माल नगद बेचा, सब कुछ कैश बुक में आएगा। कैश बुक कितने प्रकार की होती है? ये कैश बुक जो हमारी है, ये हमारी कैश बुक के जो हमारे टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कैश बुक के 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 है हमारा सिंगल, जिसको बोलते हैं सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम। तो सिंपल कैश बुक होती है हमारी एकदम सिंपल कैश बुक। दूसरी होती है हमारी 2 कॉलम। और थर्ड हमारी जो है, ये होती है हमारी 3 कॉलम। तो साथियों, सिंपल कैश बुक जिसमें केवल रोकड़ का ही जो हमारा खाना होता है, बैंक का नहीं होता और कुछ नहीं होता। 2 कॉलम में कैश के लिए होगा 1 कॉलम और 1 कॉलम होगा डिस्काउंट के लिए। तो डेबिट साइड में कैश और डिस्काउंट का कॉलम और क्रेडिट साइड में भी कैश और डिस्काउंट का कॉलम। 3 कॉलम हमारी कैश बुक होती है, उसमें कैश का, डिस्काउंट का और बैंक का, दोनों साइड। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कैश बुक में
कैश और बैंक इन दोनों का तो शेष क्या होता है, निकलता है। कैश के कॉलम का और बैंक के कॉलम का तो शेष निकलता है, लेकिन डिस्काउंट के कॉलम का शेष नहीं निकलता। क्यों? डिस्काउंट का कॉलम डेबिट और क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अलाउड क्यों करता है? रिसीव्ड हमें कब मिलता है? जब हम भुगतान जल्दी करते हैं किसी चीज़ का, तो हम जाहिर सी बात है जल्दी क्यों करें, कुछ छूट लेने के लिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउ क्यों करते हैं? जोखिम से सुरक्षा, जब हम चाहते हैं कि पेमेंट हमें थोड़ा कम मिल जाए लेकिन रिस्क खत्म हो जाए, जल्दी मिल जाए, तो वहाँ डिस्काउंट अलाउड करते हैं हम। तो डिस्काउंट का जो कॉलम है उसका शेष नहीं निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? खाता बही में जो डिस्काउंट का खाता खुला हुआ है, बट्टा खाता, उसमें हमारे डेबिट साइड का बट्टा और क्रेडिट साइड का बट्टा दोनों चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, वहाँ निकलेगा फिर बैलेंस उसका। कैश और बैंक इनका शेष निकल जाएगा। जब आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कैश और बैंक का खाता खोलने की अलग से आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश बुक का कैश, जो हमारा कैश कॉलम और जो हमारा बैंक कॉलम है, उनका शेष निकल जाएगा। अब 3 बातें इंपॉर्टेंट जो इसमें से प्रश्न बनते हैं कैश बुक के। नंबर 1, डिस्काउंट का कॉलम है उसका शेष नहीं निकलता। तो बहुत बार आता है कि कैश बुक में से निम्न का शेष नहीं निकलता, कैश अकाउंट का या कैश कॉलम का, बैंक कॉलम का और डिस्काउंट का, उपरोक्त तीनों, तो डिस्काउंट होगा। उसके बाद कैश और बैंक, इनमें एक अच्छा प्रश्न ये बनता है कि कैश अकाउंट जो हमारा है कैश बुक में, कैश का कॉलम, उस पर हमेशा उसका शेष डेबिट होता है, क्रेडिट कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैश जितना गल्ले में है उससे ज़्यादा खर्च कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। भाई मेरे पास है ही 10,000 रुपये, तो मैं 11 कैसे खर्च कर दूं? उधार लेके तो गल्ले में से तो 10 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो कैश का बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो कैश बुक में ये ट्रीटमेंट हो गई। अब हम बात करते हैं परचेज बुक। परचेज बुक उधार माल, जो हमने माल उधार खरीदा है, ध्यान से सुनना, जो हमने माल उधार खरीदा है केवल उसी का लेखा करेंगे हम। किस में? परचेज बुक में। केवल क्रेडिट परचेज, क्या? केवल क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, उधार माल या उधार क्रय। परचेज शब्द बोल रहा हूं मैं। संपत्ति अगर खरीदी है क्रेडिट भैया नहीं आएगा, अलग जाएगा, आगे बताऊंगा। माल उधार खरीदा है, माल क्या होता है? गुड्स। जिस चीज का व्यापार कर रहे हो, अगर कोई सुनार की दुकान है तो सोना माल है उसके लिए आभूषण। यदि कपड़े का व्यवसायी है तो कपड़े की दुकान कर रखी है रेडीमेड की, तो रेडीमेड कपड़े उसके लिए क्या है? माल है, स्टॉक। तो कपड़े अगर खरीद रहा है तो उसके लिए वो क्या है? माल है। बाकी अगर कोई चीज़ संपत्ति खरीद रहा है, पंखा कूलर खरीद रहा है, दुकान में लगाने के लिए एसी खरीद रहा है, माल नहीं है वो, संपत्ति है भैया। गाड़ी खरीद रहा है, ध्यान रख लेना ये चीज़। तो उधार माल परचेज बुक में, नगद माल खरीदा कैश बुक में, सेल्स बुक में क्या? यहाँ जब क्रेडिट परचेज है तो यहाँ क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। क्लियर? परचेज रिटर्न बुक, माल आपने उधार खरीदा, हो सकता है माल कम आ गया हो, कोई कमी आ गई हो, तो आप माल को दोबारा लौटा भी तो सकते हो। किसको? उधार वाले को। तो परचेज रिटर्न बुक जो हमारी है वो हम क्या करेंगे? उसमें लेखा किसका करेंगे? परचेज रिटर्न में। यदि हमने माल उधार खरीदा और उसको लौटा दिया, रिटर्न कर दिया, तो हम इसमें लेखा करेंगे परचेज रिटर्न में। सेल्स रिटर्न, इसमें क्या करेंगे? उधार बेचा, वापस आ गया, तो हम किस में करेंगे? सेल्स रिटर्न में करेंगे। अब इनके शेष कंफ्यूजन रहती है, सर कौन सी बही का क्या शेष होता है? शॉर्टकट बता देता हूँ, दिक्कत ही नहीं होगी। देखो, परचेज बुक का बैलेंस हमेशा क्या होगा? कोई भी आप परचेज को करेंगे, माल को खरीदेंगे, तो गुड्स क्या है? परचेज अकाउंट किसको डिनोट कर रहा है? परचेज अकाउंट डिनोट कर रहा है गुड्स को। गुड्स हमारा स्टॉक, तो ये क्या होता है? संपत्ति, हमेशा डेबिट होगा। तो आप कोई भी माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट क्रेडिट कहाँ होता है? केवल वहां जहां माल में कमी आ रही है, केवल वहां जहां माल में कमी आ रही है। मुफ्त नमूनों में बांट दिया, सैंपल के अलावा आग से नष्ट हो गया या कोई चोरी हो गया, आगे बताएंगे उस पर भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्या होगा? हमेशा ही क्रेडिट। और सेल्स क्रेडिट, क्योंकि आप किसी को भी उधार माल बचोगे, सेल्स को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? हमेशा डेबिट। और ध्यान देने वाली बात, सेल्स रिटर्न का जो हमारा शेष है, सेल्स रिटर्न
अकाउंट जो हमारा है सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसको हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे? सेल्स अकाउंट में करेंगे लास्ट में। और परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, इसमें कौन से लेन देनों का लेखा होगा? बिल्स रिसीवेबल बुक में डेटर्स को आपने उधार माल बेचा तो डेटर्स हैं, भाई डेटर्स हैं वही जिनको उधार माल बेचा है, अब उनसे पेमेंट आएगा। लेकिन इसमें एक कड़ी और बनती है, इसके लिए एक चेन बनती है। हो सकता है कि वो आपको पैसा दे लेकिन आपको विश्वास ना हो कि भाई इतना टाइम मैं तो वेट नहीं करूँगा, तो हम क्या करेंगे? बिल लिख के देंगे कि भाई तू इतने बिल लिख के स्वीकार कर ले हमारे बिल को कि मैं इतने टाइम में आपको पेमेंट कर दूंगा। वो हमारा बिल्स रिसीवेबल हो गया। आगे उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। तो बिल्स रिसीवेबल जो हमारा है उसका लेखा बिल्स रिसीवेबल में क्या, कौन सा है ये बिल्स रिसीवेबल? डेबिट ही होगा इसका शेष भी हमेशा, क्योंकि संपत्ति है भाई, और संपत्ति का शेष डेबिट। ये गांठ बांध लो चार चीजें, संपत्ति हमेशा शेष डेबिट, भले ही उसमें कैश हो कुछ भी हो, डेटर हो, सबका शेष क्या? डेबिट। दायित्व सारे क्रेडिट, इनकम सारी क्रेडिट, खर्चे सारे डेबिट। व्यक्ति वाला बता दिया, पाने वाली व्यक्ति को नाम करो, देने वाली व्यक्ति को जमा करो। वस्तु का, आने वाली वस्तु को नाम करो, जाने वाली वस्तु को जमा करो। ये सारे अकाउंटिंग रूल है, सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं बीपी। बीपी क्रेडिटर के लिए, हमने माल खरीदा है तो हम क्या हो गए भाई? हमने माल अगर बेचा तो हमारे लिए सामने वाला डेटर है, तो हमने किसी से माल खरीदा है तो वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर के लिए हम बीपी बिल्स पेबल बुक में उसका लिखा कर देंगे। यदि हम बिल को किसी सामने वाले ने लिखा, हमने स्वीकार करके दिया, तो वो पीपी बुक में। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं भाई, जर्नल प्रॉपर। ध्यान से नोट कर लेना इस पॉइंट को। जनरल प्रॉपर में लिखे होते हैं किसके? नंबर 1। जनरल प्रॉपर में जो भी एडजस्टमेंट एंट्रियां, ओपनिंग एंट्रियां, क्लोजिंग एंट्रियां, ट्रांसफर एंट्रियां, वो सारे होंगे जो असामान्य लेन देन। तो नंबर 1, उधार संपत्ति खरीदी, कोई भी उधार संपत्ति खरीदी या बेची तो किस में? जनरल प्रॉपर में। उसके बाद यदि माल आग से नष्ट हो गया, नमूने में बांट दिया फ्री सैंपल में, या फिर चोरी हो गया, किस में? जनरल प्रॉपर में। उसके बाद में इसमें क्या आएगा? ओपनिंग एंट्रियां। हमारे जो खातों के शेष हैं बैलेंस शीट में, असेट्स लायबिलिटी के, उनको हम अगले साल ले जाने के लिए क्या करते हैं? अगले साल ट्रांसफ़र करते हैं उनको, फिर अगले साल पुस्तकों में दिखाने के लिए ओपनिंग एंट्रियां करते हैं, तो वो इसमें आएंगी जनरल प्रॉपर में, ओपनिंग एंट्रियां। क्लोजिंग एंट्रियां भी इसमें आती हैं। क्लोजिंग एंट्रियां क्या होती है? मान लीजिए जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उन नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं हम वर्ष के अंत में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरी, रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तो प्रॉफिट एंड लॉस में, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारी डायरेक्ट वेजेज है, ऑक्ट्रॉय चुंगी है, कैरेज इनवर्ड है, उन सबको ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वो हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे, उसको किसमें करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल ट्रेडिंग में। तो वो हमारी क्लोजिंग एंट्रियाँ। ट्रांसफ़र एंट्रियाँ कौन सी होती है? यहाँ कन्फ्यूज़न है। ट्रांसफ़र और क्लोजिंग में, क्लोजिंग नॉमिनल अकाउंट की होती है, ट्रांसफ़र यदि मुझे ड्राइंग को ट्रांसफर करना है किसमें? लास्ट में कैपिटल में, तो वो ट्रांसफर एंट्री है। तो वहां मैं क्या करूंगा? कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट करूंगा, तो वो ट्रांसफर एंट्रियां भी इसी में आती है। ये हो गई हमारी जनरल प्रॉपर। 8 इसके हमने पॉइंट पढ़ लिए। उसके बाद में हम साथियों बात करेंगे